चलिए जी। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने फोर्सेस डिस्कस किए थे, अपथ्रस्ट और विस्कस ड्रैग। इसके थोड़े बहुत शायद क्वेश्चंस हमने पास्ट पेपर्स की क्लास में देखे थे। स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस वन। तो वो अभी हम करेंगे सेशन पास्ट पेपर्स का, इसके अपथ्रस्ट एंड विस्कस ड्रैग के भी। ठीक है, आज टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो इस चैप्टर का दो छोटे छोटे हमारे पास सब टॉपिक्स रह गए हैं। वन इज डेंसिटी, अदर वन इज प्रेशर। प्रेशर की काफी हद तक तो बातें हम अपथ्रस्ट के अंदर ही पढ़ चुके हुए हैं, लाइक लिक्विड प्रेशर की स्पेसिफिकली। और वही बातें बस उसकी एक डेरिवेशन थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं कि जनाब ये लिक्विड प्रेशर रो जी एच, हाउ इट बिकम रो जी एच, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, और ये सारी बातें। तो पहले देख रहे हैं एक छोटी सी चीज, डेंसिटी एंड अगर आज की क्लास में पे टाइम मिला प्रेशर भी स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो प्रेशर के लिए एक नेक्स्ट लेक्चर। कोशिश मेरी ये है कि हम आज की क्लास में एटलीस्ट प्रेशर को स्टार्ट कर लें। टारगेट इज के टिल थर्सडे हम इस चैप्टर को भी खत्म कर लें। ठीक है, तो चले डेंसिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हाउ डू वी डिफाइन डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज defined as mass per unit volume। ठीक है, इस बात को जब हम मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला लिखते हैं, डेंसिटी का हमारे पास जो सिंबल है दैट इज रो। ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम। मास इज मेजर्ड इन केजी, ऐसा यूनिट केजी रहता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो आपके पास इसका जो यूनिट है, जो एसआई बेस यूनिट है इसका, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। एंड अक्सर जगहों पे ये हमें ग्राम्स पर सीएम क्यूब में भी मिल रहा होता है डिफरेंट सिचुएशंस में। हम इसको केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, अगर आप लोग ने देखा होगा तो इसको डीएम क्यूब इस टाइप का भी हम यूनिट्स यूज करते हैं। ऐसा ही बेस यूनिट्स बहरहाल इसके केजी पर मीटर क्यूब है। बाय नेचर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन डेंसिटी को समझना जरूरी है कि डेंसिटी निकालते क्यों है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब डेंसिटी को कैलकुलेट करने का रीजन क्या है। सबसे पहले डेंसिटी इज वन ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी भी मटेरियल की आइडेंटिटी में शुमार की जाती हैं। मतलब देर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मटेरियल की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वी हैव एक्सेलरेशन, वी हैव वेलोसिटी, वी हैव फोर्स। ये सारी एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नली अप्लाई हो रही हो। नाउ वी हैव सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जो ऑब्जेक्ट की इंटरनली आइडेंटिटी बन जाती हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, किसी भी एक मटेरियल का, किसी स्पेसिफिक मैटर का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। एक टॉपिक हम, एक चीज हम देखेंगे आगे, जैसे हमने रेजिस्टिविटी ओ लेवल्स में आपने देखा होगा, वो पढ़ी थी। ठीक है, उसको अभी यहाँ भी हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो डेंसिटी इज वन ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज। डेंसिटी निकालने का अहम मकसद क्या होता है, जैसे मैंने भी बताया मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक कॉपर की बात करता हूँ, मैं आयरन की बात करता हूँ, मैं स्टील की बात करता हूँ, स्टील कॉपर आयरन मल्टीपल जो आपके पास ये मैटर है, इन सब का जितने भी सैंपल्स होंगे, सैंपल्स जब हम बोले तो हम बात कर रहे हैं दे आर हैविंग डिफरेंट मास, दे आर हैविंग डिफरेंट वॉल्यूम, दे आर हैविंग डिफरेंट शेप। लेकिन उनकी जो डेंसिटी होगी, जो उनका रेशो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम का, वो सेम होगा। जब बोलते हैं ना रेशो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितना मैटर मौजूद है। मैटर जब बोले तो समझ लो कितना एटम्स या कितना उसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो डिफाइन किया जा रहा है। तो बेसिकली डेंसिटी, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं, कॉपर की एक स्पेसिफिक डेंसिटी है। तो अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, लाइक कॉपर के अंदर में कोई चीज मिक्स कर दूं, ठीक है ना, इम्प्योरिटी आ जाए, वो केमिकल इम्प्योरिटी वाली चीज। ठीक है,
तो डेफिनेटली इट विल ऑल्टर द प्योर इट विल ऑल्टर द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इम्प्योर हो जाता है। अब लेट्स से वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपके पास ऑन एन एवरेज 1000, 950 से 1150, 1100, 1050 तक ली जाता है। अब ये क्या है, ये भी वाटर की जो क्लासिफिकेशन होती है, ड्रिंकेबल नॉन ड्रिंकेबल, तो वो डेंसिटी एक उसमें से एक चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्रिंकेबल लिक्विड लिया, मैंने कहा 1000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी है, उसके अंदर मैंने सॉल्ट डिसॉल्व कर दी। सॉल्ट डिसॉल्व करते ही उसकी डेंसिटी जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट भी आ चुका हुआ है। अब डेंसिटी क्यों चेंज हो रही है, कब कब चेंज होगी? पहले तो मैंने कहा कि अगर कोई चीज उसके साथ मिक्स कर दी जाए तो डेफिनेटली मास पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो वॉल्यूम पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज को देखना है। तो सबसे पहले डेंसिटी के बारे में जो दो तीन चीजें देखी थी इंपॉर्टेंट वो लिखो। डेंसिटी को हमने लिखा कि डेंसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल तो एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि डिफरेंट सैंपल्स वुड हैव सेम डेंसिटी। Different samples of same material may have different mass and volume, but their density will be same. But their density would be same. ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड में यहाँ पे करूंगा कि डेंसिटी डिफाइंस द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर किसी भी मटेरियल के अंदर कोई मिक्सचर आ गया है तो उसकी डेंसिटी पे फर्क पड़ जाता है। अब जैसे एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ, आपने कैरेट का एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, बहुत डिटेल में तो खैर मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता है इसका, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आपने देखा होगा 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, ये बेसिकली होता क्या है? यूं समझ लीजिए तो कैरेट्स, 24 कैरेट्स एज इन 24 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना? अब इफ इट सेज के 22 कैरेट गोल्ड है, तो 22 पार्ट्स आर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स आर अदर मटेरियल। तो अगर आप बाई डेंसिटी चेक करोगे तो 24 कैरेट गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट गोल्ड, इन सब की डेंसिटीज में फर्क आ रहा होगा। तो किस तरह क्लासिफाई कर सकता हूँ मैं? डेंसिटी के थ्रू क्लासिफाई कर सकता हूँ कि जनाब मैं किस मटेरियल को यूज कर रहा हूँ, कितना कैरेट है या व्हाट सो एवर इट्स कॉम्बिनेशन इज। अब द पॉइंट इज के हाउ हाउ डेंसिटी इफेक्ट्स द प्योरिटी, या फिर हाउ क्या कहते हैं मिक्सिंग, हाउ इम्प्योरिटी इफेक्ट्स द डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी एक्चुअली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी भी मटेरियल के लिए, उसको एक सिंपल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की हेल्प से पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक कोई भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, जैसे ये कोई भी एक मटेरियल, now this is representing a single particle, could be an atom, could be a molecule, एक सिंगल पार्टिकल है। ठीक है ना? इस पार्टिकल का एक मास होगा जिसको मैंने कहा mp। ठीक है ना? तो मैंने कहा इसका जो मास है दैट इज mp। ठीक है ना? और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बल्कि मैं इसको लिस्ट डाउन इस तरह कर देता हूं, मैंने कहा कि लेट्स से कि अ सैंपल ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
सैंपल ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n हो गया आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैं कहूं कि mp, मैंने जैसे कहा था यहाँ पे, वो मास ऑफ ईच पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सैंपल का मास एन एम है, तो m को मैं लिख सकता हूं n इंटू एम पी, ठीक है। मतलब ये वो अभी चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो वो मैं इस तरह से पहले से बता दूं कि हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया जनाब टोटल मास ऑफ सैंपल, टोटल मास ऑफ सैंपल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं कहूं x, अगर मैं एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं, तो मैंने कहा x वाज द मीन सेपरेशन बिटवीन दी पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स एक दूसरे से x डिस्टेंस अपार्ट थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा x को हमने लिख दिया मीन सेपरेशन बिटवीन दी पार्टिकल्स। अगर दो एक पार्टिकल का मतलब कंसेक्यूटिव पार्टिकल का सेपरेशन x है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल पार्टिकल होगा उसको मैं एक्स क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने कहा एक्स क्यूब वुड बी वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल या फिर सिंगल पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सैंपल क्या होगा आपके पास। वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सैंपल को मैं लिख सकता हूं एन टाइम्स एक्स क्यूब, ठीक है। ये मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ एंटायर सैंपल। अब जब डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम दो चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने इस्तेमाल किया मास ऑफ द सैंपल, हमने इस्तेमाल किया वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, ठीक है। अब लेट्स रीडिफाइन द डेंसिटी नाउ, ठीक है। नॉट रीडिफाइनिंग, लाइक इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। पहला, मैंने कहा इफ डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं इसको वॉल्यूम को लिख सकता हूं एन एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब मास इज द मास ऑफ द इंटायर सैंपल, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द इंटायर सैंपल। सिर्फ वॉल्यूम की जगह मैंने एन एक्स क्यूब लिख दिया, मतलब एक्स क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिफिक पार्टिकल, उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया, पूरे सैंपल का मेरे पास मास आ गया। अभी अगर मैं किसी स्पेसिफिक सैंपल की बात करूंगा, तो स्पेसिफिक सैंपल के लिए आपके पास ये जो m और n है ये तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने कहा जो ये m और n are constant for a specific sample and n are constant for specific sample। तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन सेपरेशन। मीन सेपरेशन किसकी, पार्टिकल्स के दरमियान की, ठीक है। तो मीन सेपरेशन कब कब चेंज होगी, पहली बात तो ये कि अगर मीन सेपरेशन चेंज होगी तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मीन सेपरेशन कब कब चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था ना, मैंने इसके अंदर लेट से वो पानी वाली एग्जांपल, मैंने इसके अंदर कुछ जो है वो डिसॉल्व कर दिया। तो बेटा सबसे पहले जिस चीज को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ उसके पार्टिकल्स यहीं पे कहीं एकोमोडेट होंगे, इनका मीन सेपरेशन चेंज हो जाएगा।
मीन सेपरेशन चेंज होगा, डेंसिटी चेंज हो चुकी है। दूसरा मीन सेपरेशन कब चेंज होगा? मीन सेपरेशन चेंजेस व्हेन द स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस। अब एक ऑब्जेक्ट था, सॉलिड फॉर्म में था, उसकी सेपरेशन देखो, स्टेट ऑफ मैटर याद होगा, बचपन में पढ़ रखा हुआ है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन योर स्टेट ऑफ मैटर? दैट्स द मीन सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल जो बिल्कुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, आप उसी से डिफाइन करते हो उसको। तो अगर आप किसी भी एक सैंपल का स्टेट चेंज कर रहे हो, ठीक है, मतलब सॉलिड सैंपल को मेल्ट कर रहे हो, मोल्टन फॉर्म में लेकर के आ रहे हो, लिक्विड कह दिया उसे, उसको फिर इवापोरेट करवा के, अब जो भी उसको बॉयल अप करवा करके आपने उसको गैस स्टेट में लेकर के आ गया। जब जब आप उसको चेंज करते रहोगे, तब तब आपके पास क्या होगा? आपके पास जो डेंसिटी है, मीन सेपरेशन चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होगी। तो इस पॉइंट को लिखते हैं और एक कंपैरिजन देखते हैं जो एग्जामिनर बहुत शौक से पूछता है। ठीक है, पहले मैंने कहा कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, हमने लिखा डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल is inversely proportional to the mean separation of the particle ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मीन सेपरेशन चेंजेस व्हेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टेट ऑफ अ मैटर चेंजेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहां पे लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ एक टेबल बनवाना है। ठीक है ना, वो टेबल आज इट इज एग्जामिनर बहुत शौक से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख रहा हूं, मैंने कहा मीन सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स changes when the state of a specific matter change। अच्छा, अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी एक मैटर का डिफरेंट स्टेट में उसका मीन सेपरेशन और उसकी डेंसिटीज। मतलब याद रहे, ये एक ही मटेरियल की बात हो रही है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट था ना, उसी को मेल्ट किया, उसी को बॉयल अप करके गैस बना दिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर कर रहे हैं, हम एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला उसके स्टेट्स क्या होंगे? ठीक है, उन स्टेट्स में कांस्टेंट मास रख रहे हैं। उन स्टेट्स में सबसे पहले मुझे देखना है कि उनकी मीन सेपरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। फिर मुझे देखना है कि उनके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है। और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि उनकी डेंसिटीज पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एक ऑब्जेक्ट जो कि अपने सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, और वही सेम ऑब्जेक्ट उसके गैसियस स्टेट के अंदर आ गया। अब देखो, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल उसके सॉलिड स्टेट में उसकी मीन सेपरेशन वाज एक्स। जब हम मेल्ट करते हैं तो एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन दिमाग में है, वो ये कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करूंगा तो उसकी मीन सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी भाई। मेल्ट करने से लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर नहीं कर रहा, एक ही ऑब्जेक्ट की मोल्टन फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ। जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप उसकी मोल्टन स्टेट के अंदर लेकर आओगे तो उसकी मीन सेपरेशन पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत मेजर फर्क नहीं आता। तो हम ये बोलते हैं कि अगर इट वॉज पहले एक्स, ठीक है ना, एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट की,
तो जब आप उसको मोल्टन स्टेट के अंदर लेकर आओगे तो वो ऑलमोस्ट एक्स ही रहेगा, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको गैसियस स्टेट के अंदर लेके जाओगे तो ऑन एन एवरेज वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब वैसे तो गैसियस स्टेट के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, आप उसको खुला छोड़ दो वो फैलते चला जाएगा, मतलब जो भी आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, कंटेनर बड़ा होगा। ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो 10 टाइम्स वॉल्यूम जो है, जो मीन सेपरेशन है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इफ दिस इज हैपनिंग, तो वॉल्यूम होता है आपके पास एक्स क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इफ इट वाज एक्स क्यूब, तो मोल्टन स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर, इट विल बी स्टिल ऑलमोस्ट एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन गैसियस स्टेट के अंदर 10 का क्यूब वुड बी 1000। तो वॉल्यूम अब यहाँ पे आपके पास गैसियस स्टेट के अंदर 1000 टाइम्स बढ़ चुका हुआ है, ठीक है। तो अब आप वॉल्यूम पे फर्क देख रहे हो, जब आपने सॉलिड से लिक्विड में लेकर आए थे वॉल्यूम में खातिर का कोई खास फर्क नहीं आया था। हाँ, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट के अंदर 1000 टाइम्स बढ़ चुका हुआ है। नाउ सिंस डेंसिटीज आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो अगर मैंने कहा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट वाज रो, तो डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन अ मोल्टन फॉर्म विल स्टिल बी नियरली इक्वल टू रो। मतलब डेंसिटी में बहुत मेजर फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा गैसियस स्टेट में, तो सिंस वॉल्यूम 1000 टाइम्स बढ़ गया, तो मेरे पास डेंसिटी जो है वो 1000 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट वाज द मेजर कॉज इन द चेंज इन डेंसिटी? द मेजर कॉज इन मीन सेपरेशन का चेंज हो जाना। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करेंगे, चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ स्पेसिफिक मैटर चेंजेस इट्स डेंसिटी, ठीक है। चले अब इसी डेंसिटी को एक और तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो हमने एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट से देखा, अब एक और तरीके से डेंसिटी को देखें। देखिए डेंसिटी आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, ये मास ऑफ द एंटायर सैंपल है। मैं इसको लिख सकता हूं एन एम पी, ठीक है। और इसको मैंने वॉल्यूम में रहने दिया। मतलब इस दफा मैंने क्या किया, मैंने मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द टोटल पार्टिकल्स एन ऐसा रखा, ठीक है। अब इसमें ये जो आपके पास एन ओवर वी है, ये कहलाती है आपके पास नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किस चीज की है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगेन ये भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो चुकी हुई है, मतलब वो स्पेसिफिक वाली जो कि चेंज नहीं हो रही। ये नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पर यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, एक स्पेसिफिक जगह के अंदर कितना पार्टिकल्स आ रखा हुआ है, ये टोटली डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था आपके पास। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू। तो मैं इसकी जगह, अच्छा इसको हम लिखते किस तरह है, हम इसको लिखते हैं एन से, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से, द नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इफ आई नो दी डेंसिटी, सॉरी, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी को आप मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर डेंसिटी अगेन। तो डेंसिटी को एक, दो से तीन तरीके से हमने देख लिया। डेंसिटी को हमने देख लिया, जो बेसिक फॉर्मूला था इसका, कहाँ गया, कहीं तो लिखा था, ये रहा। देखें, एक तो बेसिक फॉर्मूला ये जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एन एक्स क्यूब, ठीक है। फिर मैंने कहा डेंसिटी को मैं इस तरह भी कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट नंबर डेंसिटी इनटू मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी इज गिवन। अब देखो डेंसिटी को एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक ये हो गया था, और एक और तरीका जिस तरह मैं अपनी डेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो अगेन वी स्टार्ट विद द सेम पॉइंट कि डेंसिटी को मैं लिखता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वाज द बेसिक डिफाइनिंग फॉर्मूला। अगर मैं लिख दूं n टाइम्स मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, ये टोटल,
मास हो गया, और n टाइम्स द मीन सेपरेशन। ठीक है, तो n और n तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास डेंसिटी को एक्सप्रेस करने का एक और तरीकेकार आ गया, मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। आप सिंगल पार्टिकल की इंफॉर्मेशन से भी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी डेंसिटी। अब इसके मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो किस तरह के आ रहे हैं। चलिए, एनी क्वेश्चन ओवर हियर? इतनी सिंपल सी चीज थी, इसमें तो बनता नहीं है। बट स्टिल अगर है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने बोला कि सर ने बोल दिया बनता नहीं है, तो एक सवाल आ रहा था जहन में, वो क्या ही पूछें। पूछें पूछें, बिल्कुल खुल के पूछें। चले, एक दो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी बड़े कॉमन से क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। डेंसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ प्रेशर के साथ लग करके, या फिर ये जो विस्कस ड्रैग, वो विस्क अपथ्रस्ट वगैरह हमने पढ़ा था उसके साथ लग करके इसके अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। चल, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही देखें। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर, मैंने क्या कहा था, एज इट इज एग्जामिनर को पूछने का, ये वाली चीज पूछने का बहुत शौक है। वो कहता है विच लाइन इन द टेबल गिव्स एन अप्रोक्सीमेट रेशियोज ऑफ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर स्पेसिंग फॉर सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस फेज। एक ही सब्सटेंस का सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फेज के अंदर उसका मॉलिक्यूलर स्पेसिंग एंड डेंसिटीज पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहले मॉलिक्यूलर स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। इसने वन बोला, हमने एक्स के उसमें पढ़ा था। तो लेट्स से अगर मैं इसको बोल देता हूँ एक्स, तो डेफिनेटली जब लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा तो वो भी एक्स ही रहेगा। गैसियस स्टेट के अंदर वो 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। ये मेरा एक दफा दोबारा देखोगा, देखेंगे आप, वो मॉलिक्यूलर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पेसिंग 10 टाइम्स बढ़ रही है, वॉल्यूम हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। स्पेसिंग की हमने बात की थी, मीन सेपरेशन है मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, यहां पे जो बोल रहा है ये क्या है आपके पास, ये मीन सेपरेशन है एक्चुअली। ठीक है, सो मीन सेपरेशन इन सॉलिड एंड लिक्विड लिक्विड रिमेन्स द सेम। गैसियस स्टेट के अंदर वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस हिसाब से, अब देखो डेंसिटी को इसने किस तरह लिखा, डेंसिटी इज 1000 टाइम्स लेसर इन गैस, इसने उसको 1 लिखा। तो डेफिनेटली लिक्विड और गैस में 1000 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो अगर सॉलिड में उसकी डेंसिटी थी 1000, लिक्विड में भी 1000 थी, तो बाय रेशो गैस में ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या आंसर ए नहीं बनता हमारे पास? जी इमरान, क्लियर हुआ आपको? अच्छा, देखो इसने ऐसा किया, मैं पहले वाई नॉट बी ये बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं वर्षनांत तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वाई नॉट बी, देखो हमने कहा था मीन सेपरेशन, सेपरेशन जो है वो अगर आपके पास सॉलिड के पार्टिकल्स की एक्स थी, लिक्विड के पार्टिकल्स की ऑलमोस्ट एक्स थी, 10 टाइम्स बढ़ रही है इन गैसियस स्टेट, तो उसने मॉलिक्यूलर स्पेसिंग यही बोली ना। तो आपने यहाँ पे तो इधर लिक्विड स्पेसिंग आपने 10 टाइम्स बढ़ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता, 10 टाइम्स तो नहीं बढ़ी। हमने कहा था कि सॉलिड से लिक्विड में मॉलिक्यूलर स्पेसिंग ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, एंड गैसियस स्टेट में इट इंक्रीजेस 10 टाइम्स। ठीक है, तो उस हिसाब से बी नहीं हो सकता। अच्छा, सर 1/1000 से वन क्यों नहीं, 1 क्यों हो गया? अच्छा, देखो इक्वली गुड, अगर मैं इसको 1 लिखूं, अब मैं डेंसिटीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, वर्षांत तुम्हारे सवाल का जवाब है, इसको 1/1000 लिखूं, इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि भाई मैं इसको 1000 लिख दूं, इसको भी 1000 लिख दूं, इसको 1 लिख दूं, मतलब सबको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसने इसको इस तरह लिख करके दिया आपको। समझ में आई बात, क्लियर हुई? जी आपको
चले। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो होता है, ये तो डेंसिटी प्रेशर का है। चले, एक सेकेंड। हाँ, दिस इज फ्रॉम प्रेशर। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ ही आ रही होगी हमारे पास। जैसे इसने यहाँ पे प्रेशर देकर के डेंसिटी पूछ रखी हुई है। अच्छा, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा हूँ करवाऊँ, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, ये वाला सवाल हमने अभी देखा था, डेंसिटीज की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उसको देखिएगा। Two solid substances P and Q have atoms of mass Mp and Mq। अब atomic mass दिया हुआ है आपको respectively, मतलब mass of दो substance है P and Q, mass of P is Mp, mass of Q is Mq। they have N and Nq atoms per unit volume। ये आपको दी हुई है नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ P इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ Q। अगर डेंसिटी ऑफ P इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ Q, तो उसने बोला कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, डेंसिटीज को मैंने कहा था, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था कि डेंसिटी को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी इनटू मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। ये भी ड्राइव किया था। इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ Q, नंबर डेंसिटी ऑफ Q, मास ऑफ Q। ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपके पास आंसर सी बन रहा है। ठीक है, इजी था। चले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है सेपरेटली डेंसिटीज का। ठीक है, इस टाइप के आपको अक्सर क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, उसने कहा 1.5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर वॉल्यूम दे रखा हुआ है। 1.5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज मिक्स्ड विद 0.5 मीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। The density of water is 1000 kg per meter cube and the density of alcohol is given to be 800 kg per meter cube. What is the density of the mixture with volume 2 meter cube? वो ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि आपको दो तीन चार सब्सटेंसेस दे दिए, सब या तो वॉल्यूम दे दिया, मास दे दिया। वो पूछेगा जब इन सबको मैं मिक्स कर दूंगा तब उनका वॉल्यूम क्या होगा या उनकी डेंसिटी क्या होगी। देखें, इस ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का तरीकेकार कि आपके पास डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम रहेगी, राइट। तो जब आप मिक्सचर के लिए निकाल रहे होगे तो याद रखना, मिक्सचर के लिए इट वुड बी टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। अच्छा, टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास है। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? 1.5 प्लस 0.5 जो उसने बता भी दिया, वो 2 मीटर क्यूब है। मास ऑफ वाटर एंड ऑल एल्कोहल आप किस तरह निकालोगे? उसके लिए आपको जो गिवन डेटा है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सेपरेटली निकालोगे। अगर मैं कहूं मास को डिफाइन करूं तो मास है आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इस हिसाब से मास ऑफ वाटर आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी जो कि 1000 है। इसी तरह मास ऑफ सॉरी हाँ मास ऑफ अल्कोहल मैं निकालूंगा 0.5 वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इनटू इट्स डेंसिटी। यहां से मासेस की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास 1500 केजी का आ चुका हुआ है और ये मेरे पास 400 केजी आ चुका हुआ है। सो द टोटल मास इज नाउ 1900 केजी ऑफ द सैंपल एंड द टोटल वॉल्यूम इज 2। तो उस हिसाब से मेरे पास आंसर 950 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताइएगा ये समझ में आया आप लोगों को? फिर ऐसा एक और क्वेश्चन देखेंगे आज अभी।
वर्षनान। चलो जबरदस्त। अच्छा, अब इसी जैसा एक और जबरदस्त सा सवाल है, उसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, उससे पहले एक सवाल और टकरा गया, तो वो जरा मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाली डायग्राम देखी थी, वो एक्चुअली जो मैंने डायग्राम बनाई थी, इट इज इंस्पायर्ड बाय दिस डायग्राम। ठीक है, तो इस सवाल को देखो, वो कहता है द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। ठीक है ना। ईच एटम इज एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, मतलब हर पार्टिकल जो है वो अपने क्यूब के कॉर्नर पे मौजूद है। राइट। द मास ऑफ ईच एटम इज 3.5 टेंस पावर 25 kg। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, जिसको हमने अपनी डेरिवेशंस में कहा था एमपी, मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, और फिर उसने कहा द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज दिस मच, ये आपको डेंसिटी दे रखी हुई है। ठीक है। What is the shortest distance between the crystals of the two adjacent atoms? Shortest distance between the atoms, तो मतलब वो आपसे एक्चुअली x मांग रहा है। ठीक है। अब x की टर्म्स में डेंसिटी को हम क्या लिखते थे, मैंने कहा था डेंसिटी को एक्चुअली होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपके पास टोटल सैंपल का मास भी नहीं है, आपके पास टोटल वॉल्यूम भी नहीं है। आप इसको लिख सकते हो n इंटू एम पी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, एंड एन एक्स क्यूब। तो अब एन को तो कैलकुलेट करना है नहीं यहाँ पे, क्योंकि एन और एन कैंसिल आउट हो रहा है। ऑल्दो कि उसने ये जो इंफॉर्मेशन दी थी ना, वो ये कि ईच पार्टिकल इज एट कॉर्नर, ये इसमें हेल्प आउट करती अगर मैं कैलकुलेट कर रहा होता कि भाई कितने पार्टिकल्स हैं। तो अगर देखा जाए तो 9 इन द फ्रंट, 9 इन द मिडिल एंड 9 इन एट द लास्ट रो, तो 27 पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपली तुम्हें एक्स क्यूब चाहिए था, तुम एक्स चाहिए, तुमने एक्स क्यूब को सब्जेक्ट बनाया, एमपी आपके पास 3.5 टेंस ऑफ माइनस 25 है, डिवाइड बाय 9.2 इंटू टेंस पावर 3, ये तुम्हारे पास डेंसिटी हो गई। और अगर यहीं पर तुम इसको अंडर द क्यूब रूट कर दोगे, तो यहां से ये क्यूब हट जाएगा, आपके पास सेपरेशन आ गई है। तो हाँ, आई गेस सी ही आंसर आ रहा था। एक दफा कैलकुलेट कर लेना, मुझे जहां तक याद है सी आंसर था। तो जिया एक दफा आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा चहीता क्वेश्चन है, पता नहीं दिख नहीं रहा। जब भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं है। चलो, एक क्वेश्चन ये भी देखें। वो कहता है गोल्ड हैज अ डेंसिटी ऑफ 19.3 ग्राम्स पर सीएम क्यूब। अच्छा, मैंने बताया था ना कि केजी पर मीटर क्यूब आपके पास ऐसा यूनिट जरूर है, लेकिन हम बाजू का ग्राम्स पर सीएम क्यूब के अंदर भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब अगर ग्राम्स पर सीएम क्यूब के अंदर उसने डेटा गिवन है और आंसर भी ग्राम्स या फिर वॉल्यूम मांगा है, तो सीएम क्यूब तो नो नीड फॉर कन्वर्जन। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे इसने आगे कुछ कन्वर्जन करवानी होती, तो वो हमें ऑप्शंस को देख करके अंदाजा हो जाता। ऑप्शंस में सब ग्राम्स में गिवन है, तो मतलब ये है कि मुझे कन्वर्जन नहीं करनी। उसने बोला द वॉल्यूम, एक अच्छा डेंसिटी दे रखी हुई है। उसने बोला द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल एटम मे बी कंसिडर्ड टू बी अ क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ दिस मच। ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द गोल्ड एटम? अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो अभी पिछले सवाल में किया था, कि डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है। आपको इस दफा चाहिए एमपी, लास्ट टाइम एक्स चाहिए था, आपको मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल चाहिए। तो अब डेंसिटी 19.3 ही रखेंगे, क्योंकि आंसर ग्राम्स में चाहिए मुझे। और ये 2.6 एक्स की वैल्यू गिवन है, -8, इसका क्यूब कर दिया तो ये वॉल्यूम हो गया। आपके पास मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल आ जाएगा, तो जल्दी से वो कैलकुलेट कीजिएगा मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा।
बी, मेरे पास 3.39 मतलब 3.4 बन जाता है इंटू 10 पावर -22, मतलब बी इज द आंसर। ठीक है, चलो जी, ग्रेट हो गया। अच्छा, आप देख रहे होगे बहुत सारी चीजों में शायद डेंसिटी नजर आ रही है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। द रीजन इसको इसके अंदर प्रेशर इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा था कि वो प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। अब जैसे एक ये सवाल है 94, ये अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है, ये 94 है प्रेशर का सवाल, लेकिन इसमें डेंसिटी का बड़ा रोल है। ठीक है, तो जब हम प्रेशर कर रहे होंगे तो इसको देखेंगे, डेंसिटीज का बड़ा रोल है। तो मैंने कहा डेंसिटी के सेपरेट क्वेश्चन एक तो हमने जिस तरह देख लिए वो आते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, लेकिन मैंने कहा था कि सवाल ये करवाना चाह रहा था, तो दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। इसको देखिएगा, वो कहता है इन अ लार्ज कंटेनर, रीजन था कि एक सेंटेंस इसमें ऐसा इस्तेमाल हुआ हुआ है, उसको समझाने की वजह से सवाल सेलेक्ट किया। इन अ लार्ज कंटेनर इन एन ऑयल रिफाइनरी, थ्री ऑयल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स्ड। ठीक है, नो केमिकल एक्टिविटी अकर्स। देखो, वो ऐसा बोलेगा नो केमिकल एक्टिविटी, अगर वो ऐसा बोलेगा द टोटल देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम्स। ठीक है, अगर मैं दो चीजों को मिक्स करूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एफरवेसेंस, जो भी केमिकल टर्म्स होते हैं उसको लगा लो यहाँ पे। तो जो भी हो रहा है उड़ रहा है, तो कुछ पार्टिकल, जो कुछ मटेरियल जो है वो आपके पास इवेपोरेट कर गया है व्हाटसोएवर, तो वहां पे आपके पास वॉल्यूम में कमी आ सकती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई वॉल्यूम उड़ा नहीं है, सारा का सारा वहीं पे मौजूद है। तो बस ये एक स्टेटमेंट है जिसको समझाना मैं चाह रहा था। द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, मास एंड डेंसिटीज गिवन है। द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 1200 kg ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी 1100 kg पर मीटर क्यूब। 1500 kg का एक ऑयल है, उसकी डेंसिटी 860 है। 4000 kg का एक ऑयल है जिसकी डेंसिटी 910 है। उसने बोला व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब देखो डेंसिटी के लिए तुम्हें क्या करना था, मैंने कहा था टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, मास क्या था 1200 प्लस 1500 प्लस 4000। सही है, ये हो गया टोटल मास। अब वॉल्यूम सबके अलग अलग निकालने थे, तो एक टिप एग्जाम पेपर सॉल्व करने के हवाले से, ये मैं अक्सर क्लासेस में बोलता हूँ, देखो कोशिश किया करो कि अपनी पेपर वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करके कैलकुलेटर में एक ही दफा वैल्यू डालना। आप जितनी मिड वे कैलकुलेशन करते हो, उतनी दफा आपका आंसर जो है वो रिस्क पे जाता है इनएक्यूरेसी के। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम, इसका मतलब मुझे लिखना है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो वो होगा मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर डेंसिटी एंड मास ओवर डेंसिटी, ऐसा करके। तो मैं क्यों ना इसको एक ही दफा में लिख दूं, जब मेरा कैलकुलेटर इस बात की इजाजत देता है कि मैं इतनी कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो मैंने कहा 1200 बाय इसकी डेंसिटी, ये हो गया जनाब वॉल्यूम, प्लस 860, सॉरी 1500 डिवाइडेड बाय 860, ये दूसरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास है 4000 डिवाइड बाय 9 1 10, ये तीसरा वॉल्यूम हो गया। अच्छा चले, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब देखो ये ऐसे फॉर्म में आ गया है, मैं एक दफा ये आंसर निकालूं फिर मैं आपकी गलती देखता हूँ। देखो ये अब ऐसे फॉर्म में आ गया, इसको एज इट इज कैलकुलेटर में डाल सकता हूँ। अगर तुम लोगों को कैलकुलेटर यूज करने में दिक्कत हो रही है तो देखो V1 V2 V3 अलग से भी निकाल सकते हो, टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपका कैलकुलेटर अलाउ कर रहा है आपको, तो जैसे मैंने कैलकुलेटर में इसको लिखा, ठीक है, अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूँ जरा वो देखिएगा। मैंने लिखा 1200 प्लस 1500 प्लस 4000, ये मेरा पूरा न्यूमरेटर हो चुका हुआ है। डिनोमिनेटर में मैं फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ 1200 ओवर 1100, ठीक है, मतलब 1100। और जनाब मेरा कैलकुलेटर
इसका आंसर बता दो यार, मेरा कैलकुलेटर पता नहीं क्या हो गया। चले जी। आई डोंट नो हाउ स्टूडेंट यूज दीज साइंटिफिक कैलकुलेटर्स ऑन स्मार्टफोन्स, मैं तो क्लिक ही करता रह जाता हूँ यार। नहीं हो रहा मेरे पास से। मुझे आंसर बता दो। चलिए जी। चलिए, आई एम ट्राइंग इट वंस मोर। जनाब ये हो गया 1200 प्लस 1500 प्लस 4000। ठीक है। तो दिस इज 1200 ओवर 1100। ठीक है। दिस इज अगेन 1500 ओवर 860। मेरा सेकंड फ्रैक्शन आ गया, एंड माय थर्ड फ्रैक्शन इज 4000 बाय 910। ठीक है। चले। सो 926। सही है। सो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, आई होप आप लोग को नजर आए, दिस इज हाउ मैंने इसको इनपुट किया। ठीक है। तो वंस एंड ऑल पूरी कैलकुलेशन आप जो है ना एक दफा डाल सकते हो। ये वाली टिप हर जगह यूज करना। हाँ जी, वो ऐसे ही कुछ हो गया था उसके साथ, मुझे नहीं पता क्या सीन था। ठीक है। तो आई स्टिल नॉट फेमिलियर विद दीज स्मार्टफोन्स वाले। मुझे वही अपना कैसियो का टिक टिक बटन वाला ही अच्छा लगता है। ठीक है। तो बहरहाल अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस आप देखो, ये तो मैंने एक डेंसिटी वाले क्वेश्चन की थी, तो कोशिश करना जैसे लिख के कर रहे होते हो ना, तो पहले लिखो उसको, पहले जॉट डाउन कर लो कैलकुलेटर में क्या वैल्यू डालनी है और एज इट इज वो डालो। एरर चांसेस कम होते हैं। यूजली क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पहले ही कैलकुलेटर उठाते हैं और फिर वो वहां पे कुछ ना कुछ गलती करते हैं। यूज ऑफ कैलकुलेटर स्मार्टली, ये भी आपकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, डू नॉट यूज, ऑल्दो कि आजकल मैं खुद ही इस पे कर रहा हूँ, बट डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स ऑन स्मार्टफोन्स। एक मसल मेमोरी भी होती है जब आप कर रहे हो ना, तो वो जनाब प्लस कहाँ था माइनस कहाँ था वो जो यूज करने वाला, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आंसर 927 ही आ रहा है। ठीक है। तो जी हाँ, मेरे ख्याल से अब आपके पास आंसर सही आ चुका हुआ है। चले। सो अब ज़ाहिर प्रेशर का तो टाइम नहीं बचा। ये डेंसिटी इसमें सेपरेटली इससे ज्यादा ऐसे और कोई वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में, डेंसिटी आएगी अब प्रेशर के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेशर को कवर अप कर रहे हैं।